Hello, my dear children. Welcome to today's class. So, what are we learning today? Today, we will be doing our chapter number 12 from calamity to resilience. And this is a very new topic for all of you and a very interesting one. We will be focusing on volcanoes, earthquakes, tidal waves and tsunami, and drought. So there are constant changes in nature. तो जो हमारी नेचर है, जितने हजारों साल पहले जो नेचर थी, आज वो सेम नेचर नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है ह्यूमन एक्टिविटीज की तरह वजह से, और इसी तरीके से जो नेचर है वो भी अपने आप को अडेप्ट करती रहती है, जैसे कि और लिविंग थिंग्स अडेप्ट करते हैं अपने आप को. सो नेचर कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ. When the fury of the nature strikes down upon living things on earth, natural calamities result. Now, what are natural calamities? तो when the fury of nature, तो मतलब कि जब नेचर एक तरीके से अपना रिवेंज ले रही होती है. We can say when nature is actually showing a lot of anger, and when nature is disturbed because of one or the other factor, और वो चीज जब अर्थ पर लिविंग बींग्स पर पड़ती है नेचर की, तो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं. नेचुरल कैलेमिटीज मतलब ऐसी कैलेमिटीज जो नेचर ने की हैं, ऐसी डिस्ट्रक्शंस जो नेचर ने की हैं, दोज आर नॉट मैन मेड. सो फॉर एग्जाम्पल earthquakes, volcanoes, floods, drought, tsunami, तो ये सब चीजें, साइक्लोन, तो ये सब जो सारी चीजें हैं जो नेचर ने की हैं, मैन मेड नहीं है, दोज आर कॉल्ड नेचुरल कैलामिटीज. सो दीज डिजास्टर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, स्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, tidal waves and tsunamis. Natural disasters can cause damage to life and property. तो मतलब कि जो लाइफ है, लिविंग बींग्स की जो लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, मरीन लाइफ है, उनके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है वो भी होता है, हाउसेस को, प्रॉपर्टी को, all those things. Now first of all let's study about volcano. तो volcano क्या होता है? We have read that जो अर्थ के लेयर्स होते हैं, तो जो सबसे अंदर, सबसे जो बीच वाला, सबसे अंदर का लेयर विच इज वेरी हॉट, जो जिसको हम कोर कहते हैं, और उस कोर में मोल्टन फॉर्म में मैग्मा होता है. और जब वहां पर हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इतनी गैसेस वहां हो जाती हैं कि इट काइंड्स ऑफ बर्स्ट, इट वांट्स टू बर्स्ट आउट, इट वांट्स टू एस्केप. तो वो जो लावा है वो अर्थ के अंदर से, जहां पर क्रस्ट, कहीं पर भी जो आउटर लेयर है अर्थ का, क्रस्ट जो है, जहां से भी वो थोड़ा क्रस्ट वीक होगा, वहीं से जो अंदर का मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा विद द गैसेस, विद ऑल द हीट. तो वो एकदम से वहां से इट कम्स आउट, इट वेंट्स आउट, इट बर्स्ट फ्रॉम देयर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्केनो. वॉल्केनो यूजुअली माउंटेन शेप का होता है, जिसमें से कुछ इस तरीके का होता है, यहां पर वेंट है और यहां से हमारा वॉल्केनो बाहर आता है अंदर कोर में से, सीधा एक वर्टिकल वेंट बना के क्रस्ट में से ऐसे करके पूरा बाहर आ जाता है, और जो ये सारा हीट है, मोल्टन मैग्मा है, वो आसपास के एरिया में फैल जाता है. ऑलराइट, कभी कभी वो फैलकर पूरा एरिया कवर कर लेता है, कभी कभी उतना ज्यादा वॉल्केनो बर्स्ट नहीं करता, तो थोड़ा एरिया कवर करता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट वॉल्केनो. अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग on the surface of the earth through which gases, ash and hot molten rock can escape. These emerge from the crust through vertical tunnel. Vertical tunnel मतलब कि सीधी टनल. This heated molten rock is referred to as lava. ठीक है, तो जब ये बाहर आ गया और ये सब फैल गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं लावा. जब तक ये अंदर है, बाहर नहीं आया, तब तक ये है मैग्मा. बट जैसे ही ये बाहर आया, इसको हम बोलते हैं लावा. लावा जो है वो अपने आप कूल डाउन होके डिफरेंट रॉक्स बनाता है. वन ऑफ द चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि लावा जो है कूल डाउन होके इग्नियस रॉक्स बनाता है.
ठीक है। द लावा फिल्स अ हॉलो ओपनिंग कॉल्ड क्रेटर, तो जो ऊपर की ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं क्रेटर। द मैग्मा बर्स्ट आउट ऑफ द क्रेटर ब्रिंगिंग अलोंग विद इट हॉट गैसेस, डस्ट एंड एशेस। द लावा स्प्रेड्स ओवर द लैंड, समटाइम्स कवरिंग ऑन एंटायर रीजन। व्हेन लावा is below the earth's surface, it is called magma. Rocks are created when the lava hardens and cools. Typically volcanoes have the shape of conical mountains. Some volcanoes develop beneath the sea. तो कुछ volcanoes ऐसे भी हैं जो अर्थ के क्रस्ट से बाहर आते हैं, कुछ ऐसे volcanoes भी हैं जो अंडर द सी बनते हैं और वहां से सी में ही erupt होते हैं। अब वॉल्केनोज जो है वो 3 टाइप के हैं। ऐसे वॉल्केनोज जो एरप्ट होते ही रहते हैं, जो पास्ट में एरप्ट हुए हैं और अभी कभी भी एरप्ट हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा डेंजर रहता है, मतलब वो बहुत एक्टिव हैं, तो उन टाइप के वॉल्केनोज को बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, तो वॉल्केनोज दैट हैव एरप्टेड इन रीसेंट पास्ट और मे एरप्ट एनी टाइम आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज। मेनी एक्टिव वॉल्केनोज कैन बी फाउंड अराउंड पैसिफिक ओशन। तो जो पैसिफिक ओशन है उसके अराउंड जो है वहां पर मोस्ट ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज है एंड गिविंग राइज टू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसीलिए वहां पे जो एक रीजन है उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। अब कौन से नोन एक्टिव वॉल्केनोज हैं? सम ऑफ देम माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी दैट्स इन जापान, Mount Erebus and Mount Etna are some of the well-known active volcanoes. ठीक है, अब कुछ volcanoes ऐसे होते हैं जो पास्ट में erupt हुए हैं, बट अभी हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम में erupt होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो मतलब उनके उतने चांसेस नहीं है erupt होने के, लेकिन वो अभी पास्ट, रीसेंट पास्ट में तो हुए हैं, बट अभी आगे कुछ उनका ज्यादा पता नहीं है कि वो erupt होंगे या नहीं। तो दीज काइंड ऑफ, मतलब एक तरीके से वो एक स्लीप में चले गए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो एनिमल्स स्लीप में चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डोरमेंट वॉल्केनोज, करेक्ट। सो वॉल्केनोज दैट हैव नॉट erupted for several years but may erupt in future, they are called dormant volcanoes. Mount Kilimanjaro in Tanzania is an example of dormant volcano. तो या तो वो पास्ट में erupt हुए और आगे erupt होने का चांस नहीं है, या फिर वो अभी पास्ट में erupt नहीं हुए, काफी टाइम से erupt नहीं हुए, तो बट आगे हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल तो वो स्लीप में है। सो दे आर कॉल्ड डोरमेंट वॉल्केनोज। उसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। अब कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से erupt हुए ही नहीं है और आगे भी उनके erupt होने के कोई चांस नहीं है, तो मतलब वो वॉल्केनो वहां से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज उसके कोई चांसेस ही नहीं है अभी erupt होने के। सो दोज काइंड ऑफ वॉल्केनोज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, मतलब अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Volcanoes which have stopped erupting and are not expected to erupt in future are called extinct volcanoes. Some islands have been formed by the eruption of undersea volcanoes. तो अब क्या हुआ, जो अंडरसी में volcanoes erupt हुए, जो लावा बाहर आया पानी के ऊपर, वो सॉलिडिफाई हो गया, वो जम गया और उससे क्या फॉर्म हो गया? आइलैंड फॉर्म हो गया। तो ऐसे कई आइलैंड्स फॉर्म हुए हैं जब वॉल्केनोज अंडर द सी erupt हुए। द एम्परर सी माउंट चेन इन पैसिफिक ओशन एंड ज़्यूडवाल वॉल्केनो इन नीदरलैंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के, सो प्लीज रीड देम एंड लर्न देम। The Barren Island is the only active volcano in Indian subcontinent. तो Indian subcontinent में कौन सा volcano है which is active? That is Barren Island. And वो कब फर्स्ट टाइम erupt हुआ था? 1787 में erupt हुआ था, उसके बाद कई बारी और erupt हो चुका है। ठीक है, so it's an active volcano in Indian subcontinent, the Barren Island. Now the next natural calamity is earthquakes. जो earthquakes हैं उससे सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि earthquakes बहुत ज्यादा आते रहते हैं।
अब अर्थक्वेक होता क्या है, जब जो ग्राउंड है, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर सडन शॉक वेव्स ट्रैवल करती हैं। जो शॉक है वो ट्रैवल करता है, जो रॉक्स हैं वो अपनी जगह से हिलने लगते हैं, तो जो अर्थ का सरफेस है वो भी हिलने लगता है। तो जो ये अर्थ अचानक से हिलने लगती है, वी कॉल इट अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by movements और vibrations deep inside the earth। तो अर्थ के अंदर कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ये बेसिकली वाइब्रेशंस किसकी हैं, शॉक वेव्स की हैं। रॉक्स हिलने लगे हैं अंदर, और उससे जो अर्थ का सरफेस है वो भी हिलने लगा है। इट इज कॉज्ड बाय सिवियर शॉक वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द सॉलिड रॉक्स अंडर द ग्राउंड टू द सरफेस। तो अब क्या हुआ, जो अंदर का सरफेस है अर्थ का, उसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स हैं, ठीक है। अब उस रॉक्स के अंदर से शॉक वेव जा रही है। जब शॉक वेव जा रही है तो ये जो रॉक्स है वो सारे डिस्प्लेस होने लगे अपनी जगह से। उससे क्या हुआ, जो वाइब्रेशंस हैं वो यहां से जाते 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 ऊपर सरफेस पे आई, और सरफेस पे भी सब हिलने लगा, और उस चीज को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। The earth may tremble as a result of these powerful vibration that release energy. The focus of an earthquake is the location beneath the earth where it starts. तो जहां beneath the earth, अर्थ के अंदर जहां से वो शॉक वेव स्टार्ट हुई है, उसको हम बोलते हैं, जैसे यहां से स्टार्ट हुई beneath the earth, इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और जहां पर अर्थ के सरफेस पे हमें ऊपर वो शॉक वेव्स फील हुई, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है फोकस और एपिसेंटर में। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज द लोकेशन बीनीथ द अर्थ वेयर इट स्टार्ट्स, व्हाइल द एपिसेंटर इज द लोकेशन इट अकर्स ऑन द अर्थ्स सरफेस। आफ्टर द फर्स्ट बिग अर्थक्वेक, तो जब एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, उसके बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। वो छोटे छोटे शॉक क्या होते हैं कि ये जो सब रॉक्स पहले एक शॉक वेव से सारे डिस्प्लेस हो गए हैं, जब वो वापस से अपनी जगह पर आने लगते हैं, तो तब भी जो अर्थ का सरफेस है वो थोड़ा थोड़ा शेक करता है। तो वो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिसको हम आफ्टर शॉक बोलते हैं। ऑलराइट, सो आफ्टर द फर्स्ट बिग क्वेक, स्मॉलर क्वेक्स और ट्रेमर्स may continue to occur, and these are called aftershocks. These happen when moved rocks begin to fall back into their original positions. During the Gujarat earthquake of 2001, तो इंडिया में सबसे बड़ा earthquake आज तक का जो माना जाता है वो गुजरात का earthquake माना जाता है, जिसमें जो भुज है that was the epicenter, ठीक है। इन द नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2015, आफ्टर शॉक्स वर फेल्ट फॉर मेनी डेज। नाउ अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, अर्थक्वेक को जो मेजर करते हैं उन साइंटिस्ट को बोलते हैं हम सीस्मोलॉजिस्ट, और वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं अर्थक्वेक्स को, जिसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। और किस तरीके से सीस्मोग्राफ से वो मेजर करते हैं अर्थक्वेक को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो पैटर्न है, वो जो ड्राइंग है, जिससे पता चलता है कि कितनी तेज अर्थक्वेक आया, किस डायरेक्शन में आया, कितनी देर के लिए रहा, ये सब पता चलता है हमें सीस्मोग्राफ से। और सीस्मोग्राम जो एक पैटर्न है, जो रीडिंग है, जो सीस्मोग्राफ से मिलती है, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक ट्रैवल ओवर द इंटायर अर्थ। तो अंदर जो एक्चुअली जो अर्थ के अंदर जो वेव्स आई हैं, शॉक वेव्स, वो ऑलमोस्ट पूरे अर्थ में ही घूमती हैं, ट्रैवल करती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। People who study earthquakes are called seismologists. They work to forecast earthquake so that those who will be likely to impacted have enough time to evacuate। तो वो जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं वो पहले से ये फोरकास्ट भी कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में अब अर्थक्वेक आने वाला है। कुछ शॉक वेव्स
पहले से फील हो रही हैं, जो बड़ी हो सकती हैं, और एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, तो वो उस एरिया को इवैक्यूएट करा देते हैं, उन लोगों से खाली करवा देते हैं, ताकि वो एरिया खाली हो और प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस ना हो। प्रॉपर्टी का तो फिर भी होगा, जो वहां पर घर हैं वो खराब होंगे, बट देन लाइफ शुड नॉट गेट लॉस, खत्म नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो जो उनके एनिमल्स हैं, दे टेक द एनिमल्स अलोंग, दे work to forecast earthquakes. All right, the seismograph consists of a spring, a stone, a drum, paper and a pen. तो ये सब चीजें होती हैं seismograph में। The spring slides the pen, तो ये जो फ्रेम है, ये seismograph है, इसका बेस जो ये पेन है, यहां पर पिक्चर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से, जितनी तेजी से, जिस डायरेक्शन में और जितनी ड्यूरेशन के लिए अर्थक्वेक आया है, उस हिसाब से जो सीस्मोग्राफ है वो स्प्रिंग से पेन को हिला के एक डायग्राम टाइप, एक पैटर्न टाइप बन जाता है, और उस डायग्राम और पैटर्न को हम कहते हैं सीस्मोग्राम। The spring slides the pen across the paper wrapped around the drum as the earth trembles. This reading or pattern obtained on the paper is called seismogram. An earthquake's intensity, direction and duration are measured or recorded by seismograph. The intensity of an earthquake can be determined from the recording made by seismograph using a scale known as Richter scale. तो according टू द रीडिंग, द पैटर्न जो भी है, उससे ये पता चलता है कि कितना हैवी अर्थक्वेक था, कितनी देर के लिए था, उससे कितना लॉस हुआ, और उसका जो डिटरमाइनेशन, जो उसको कहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं, वो करते हैं रिचर स्केल पे, कि रिचर स्केल में 1 to 10 के स्केल पर कितना हैवी अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो अगर सिर्फ 0 to 10 के उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाज 1, सो इट वाज अ वेरी लाइट अर्थक्वेक, जो ज्यादा फील हुआ भी नहीं होगा, लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया भी है। सो द रिचर स्केल बिगिंस एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड गोज अप फ्रॉम देयर। A number 1 represents a quake that is hardly felt, whereas a value of 8 or higher denotes a massive earthquake. Now, what are the effects of earthquake? क्या होता है earthquake से? Of course, life gets hampered, property gets hampered, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है earthquake अपने साथ. So when an earthquake lasts for some time, structures such as houses, buildings, bridge shatters, road cracks and communication system collapse. तो जो communication system कैसे collapse होता है, जो हमारे pillars हैं बड़े बड़े, जो electricity poles हैं, या फिर जो communication के सिस्टम है, जो वायर्स जा रही हैं, दे गेट एरप्टेड और सारी वायर्स टूट जाती हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, रोड्स में क्रैक आ जाते हैं, तो सब रोड्स खराब हो जाती हैं. सो a massive earthquake causes destruction of life and property by becoming trapped under the large collapse slabs. Several people lose their lives. तो जब ऐसा earthquake आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे दब के लोग जो हैं they lose their lives. Earthquakes can cause landslides and fire. तो landslides मतलब कि जो माउंटेन्स हैं जब वो हिल रहे हैं, when they are trembling, तो जो लैंड है वो स्लाइड होकर नीचे आ जाती है, अगेन इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन, और फायर भी लग जाती है बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एक दूसरे से, और साथ के साथ जो पानी है उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स मिलके, सो फायर भी लग जाती है. Earthquakes can also occur under the sea, and undersea earthquake can cause other disasters such as tsunami. तो जब earthquake under the sea आता है तो वो sea का पानी पूरा का पूरा जितना जरूरत है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आ जाता है, बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा वेव्स आके वो बाहर आ जाता है, और एक और डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सुनामी. Let's talk about tidal waves and tsunami as a next natural destruction. A tidal wave is the term for the regular rise and fall in water levels. तो जब बढ़ता है वाटर का लेवल, कम हो जाता है, वो normal tidal waves हैं.
It results from the gravitational forces between the earth, moon and other heavenly bodies. तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि टाइडल वेव्स क्यों आती हैं. जो पानी है वो अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या अदर सेलेस्टियल बॉडीज और उससे टाइडल वेव्स बनती हैं. As a result, the area suffers loss of life and property. किस चीज से? स्टॉर्म वेव्स से. ठीक है, तो जब तूफान आ रहा है, जब अर्थक्वेक आ रहा है, तो स्टॉर्म वेव्स जो नॉर्मल टाइडल वेव्स हैं उससे कहीं ज्यादा वेव्स जब पानी में आती हैं और वो जो पानी है सी शोर को पूरा क्रॉस करके प्रॉपर्टीज में घुस जाता है, लैंड एरिया में घुस जाता है, तो उससे क्या होता है? कॉजेस डिस्ट्रक्शन. मैसिव ओशन वेव्स आर नोन एज सुनामीज. तो ऐसी ओशन वेव्स जो मैसिव हैं, जो एक नॉर्मल टाइडल वेव से कई टाइम्स ज्यादा है, मैसिव है, उसको हम टर्म करते हैं सुनामी. एंड इट इज ब्रॉट ऑन बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक eruptions एंड लैंडस्लाइड्स. तो वो सुनामी कैसे आता है? जब अंडर द वाटर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है या अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड होती है. In a tsunami, storm waves from the sea come rolling towards the shore. Waves approach the land and swell up into enormous waves as a result of vast amounts of water traveling at a fast pace. तो जब ऐसा हुआ कि storm waves आई, वो waves roll हो के इतनी हाई waves होती हैं कि वो पूरा सी शोर क्रॉस करके पूरे लैंड पर आ जाती है और वो पूरी लैंड को अपने साथ फ्लड करते हुए पूरी लाइफ्स को और प्रॉपर्टीज को सबको डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स दे wreak havoc on the shoreline. तो कभी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे सुनामी का कोई वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप देखना, अगर सी शोर पे कोई लोग खड़े हैं वो इमेजिन भी नहीं कर पाते कि एकदम से पानी आते आते वो अराउंड किसी बिल्डिंग से भी ऊंची वेव्स से पानी आता है और वो पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता है विद इन फ्यू सेकेंड्स. So this was all about tsunami. Now comes drought. Drought is the next natural calamity, which means सूखा पड़ना. ऐसा टाइम जब किसी एरिया में बहुत ही कम, ना के बराबर रेनफॉल होती है और एक नॉर्मल टाइम से बहुत ज्यादा खिंच जाता है विदाउट एनी रेनफॉल और वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ड्राई हो जाता है सब कुछ, और जो इवेपोरेशन है वो नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा हो जाती है. ऐसे सिचुएशन को वी कॉल इट ड्रॉट. और ड्रॉट के टाइम पे अगेन देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, प्लांट लाइफ सपोर्ट नहीं होती, देन पीपल डाई, एनिमल्स डाई, प्लांट्स तो वहां फिर ग्रो ही नहीं कर पाते. एंड ड्रॉट, सूखा पड़ना एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है. It is claimed that a region is experiencing drought if it experiences long stretches of no rain or significantly less rain than usual. However, drought is not just brought on by lack of rain. सिर्फ lack of rain की वजह से नहीं होती. Drought conditions can be brought on by hot, dry winds, extremely high temperature, and the evaporation of moisture from the ground. तो जो बचा कुचा पानी ग्राउंड में भी है वो भी evaporate हो जाता है. इंडिया में जो ड्रॉट कंडीशंस है वो ज्यादातर राजस्थान में डेजर्ट एरिया के आसपास में रहता है. Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. On 26 December 2004, an earthquake measuring 9 or Richter scale, so massive earthquake, hit the coast of Indonesia and it caused a huge tsunami that resulted in extensive death. उस टाइम पे इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था 2004 में, एंड डिस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में जब डिस्ट्रक्शन हुआ था ओवर 1,50,000 पीपल डाइड इन 11 डिफरेंट कंट्रीज. तो सुनामी से हिट हुई थी वो सब एरियाज. उसके अंदर इंडिया का कोस्टल एरिया वाज वन ऑफ द रीजन विच वाज हिट बाय सुनामी. तमिलनाडु का जो सारा रीजन है, with Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand among the worst hit. ओके, तो सुनामी ने सबसे ज्यादा इन 4 कंट्रीज पे इंपैक्ट डाला था और 1,50,000 पीपल हैड डाइड इन 11 कंट्रीज, बट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी ये 4 कंट्रीज. सो इंडिया वाज वन ऑफ देम.
These are the keywords that we have learned today. Volcano, an opening on Earth's surface which allows hot molten rock, ash and gases to escape out. Earthquake, a sudden movement of ground caused by movements or vibrations deep inside the earth. Focus, the point under the ground where the earthquake begins. Epicenter, the spot corresponding to the focus on Earth's surface. Seismograph, an instrument used to measure and record the intensity, direction and duration of earthquakes. Richter scale, a scale used to determine the intensity of an earthquake from the recording made by seismograph. Seismologists, people who study earthquakes. Drought, if a particular area receives no rain or less rain than normal for a long period, it is said to be affected by drought. Please remember that volcanoes occur when lava from deep within the earth rushes out through weak in the crust. Volcanoes can be active, dormant and extinct. Earthquakes cause loss of life and property. After the first big quake, smaller quakes or tremors may continue to occur. They are called aftershocks. Seismologists use seismographs to measure earthquake on Richter scale. Tidal wave is caused by gravitational forces acting between the sun, moon and earth. Alright, let's assess ourselves and see what have we learned today. You have to take the correct option. The hot magma on reaching the earth's surface is called lava. Mount Kilimanjaro in Tanzania is example of dormant volcano. The point under the ground where the earthquake begins is called focus. Massive ocean waves known as tsunamis are brought on by undersea earthquakes. You have to fill in the blanks. When lava is below the earth's surface, it is called magma. Mount Erebus and Mount Fuji are well known active volcanoes. A dash consists of a frame, spring, stone, drum, paper and a pen. So seismograph. People who study earthquakes are called seismologists. Dash can cause landslides and fires. Earthquake. You have to answer the following questions in your notebook yourself. We can discuss in short over here. How do volcanoes erupt, and name the three types of volcanoes. So here is the answer. Volcanoes occur when lava from deep within the earth rushes out through weak in the crust. Volcanoes can be active, dormant and extinct. What is an earthquake? Earthquakes is a sudden shock wave from under the earth's surface. How is it caused? So in earthquake, like what is the earthquake? Sudden shake vibrations of the surface of the earth is called earthquake. How is it caused? When shock waves travel through solid rocks under the surface of the earth. What is focus, epicenter and aftershocks? So focus, the point under the earth's surface where the earthquake starts. Epicenter, where we feel it where the vibrations are felt on the surface of the earth. And what are aftershocks? You can tell that when the displaced rocks under the surface are placed back, the aftershocks or tremors, we can feel them even after the main quake. What is seismogram? So the drawing or the pattern occurred on seismograph to measure the direction, the wavelength and the duration of the earthquake. That's the seismogram. What is tsunami? So tsunami is the massive waves occurring in the ocean and the seas because of earthquakes, undersea earthquakes, volcanoes. Okay, that is tsunami. How does a tsunami affect human life? So you can talk about all the destruction that tsunami does, and also you can give an example of tsunami.
What is drought? So I had told you कि जो drought is a condition when there is no rainfall or comparatively relatively very less rainfall than what is being required, and that this kind of condition stretches for a long period of time. Name the conditions that can cause a drought. So less rainfall, very high temperature, excessive evaporation, dry winds and humid winds. So all these are the conditions which bring drought. These are some fun-based questions that you have to do yourself with your friends, with your family, and have fun with the chapter. So in MS Word, you can just, prepare a report and just gather information that how people can be intimated before any natural calamity is about to come, what steps they can take, and what are the precautions that they can take if they live in an area which might be affected by any natural calamity, like if they are living around the area of active volcanoes. So what are the measures that they can follow? Then please learn about some safety measures to be followed during the earthquake. Now you have to match the following pictures with the following natural calamities with their names. Alright, so for example, landslide is this one, tornado is this one, volcano is this one, flood is this, wildfire is this, and drought is this. Alright. Now there are some steps given over here to make your rainbow baking soda volcano. That's a very interesting thing to make, so please discuss it with your teacher. You can make this in the laboratory or maybe at home under supervision of any adult. Alright, so that's all in today's chapter. I hope you have learned a lot about what nature can do to human beings. So we have to be very careful. That's all for today. Keep learning, keep shining. Bye bye.